Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline electrical, electronics and instrumentation. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, वो टॉपिक है पीएन जंक्शन। इसके पहले पार्ट 4 में जिसमें हम लोगों ने रिवीजन किया था पीएन जंक्शन का, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था। आपने उसको जरूर से सॉल्व किया होगा और अगर आपने सॉल्व किया है तो ये 1 घंटे का जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं पीएन जंक्शन की आगे के क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी और डिकोडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में। आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ये पार्ट 5 है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सहारे। लिखा हुआ है पीएन जंक्शन में एक कंसीडर ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेप्ट डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 17 per centimeter on the p side and a uniform donor doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube on the n side. आगे ये लिखा है कि नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है टू द डायोड गिवन केटी अपन क्यू की वैल्यू दी गई है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन 12 दिया गया है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दी गई है और उसके बाद क्यू की वैल्यू दी गई है द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन द डिप्लीशन रीजन ऑन पी साइड। ये पूछा गया है। चलिए इसको सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि हमको जिस कंसेप्ट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है वो एक्चुअली दिखेगा कैसे। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मैं विद इन 1 मिनट इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये आपके पास पी साइड है, समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एटम्स है, दैट इज एक्सेप्टर एटम्स। और ये आपका दूसरा साइड जो है वो एन साइड है। सपोज दिस इज हैविंग द डोनर एटम्स। डोनर एटम्स का मतलब है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो साइड है ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होंगे, ये आयोन्स है, लेकिन एटम्स के लिए आपको यहाँ पे होल्स बनाना पड़ेगा। दिस आर द कंडीशन। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो आपका डायोड है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम है इसका मतलब है इसने इसके दोनों साइड में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया तो डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा, ड्रिफ्ट होगा और कुछ चार्जेस आपके जंक्शन एरिया में क्रिएट होंगे। अगर कुछ चार्जेस जंक्शन एरिया में क्रिएट हो रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन से होंगे। मैंने यहाँ पे इस जहां पे ये जंक्शन बन रहा है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर को रिकॉम्बिनेशन की वजह से हटा दिया ताकि वी कैन क्रिएट ए जंक्शन। ये आपका जंक्शन का विड्थ है और ये आपका पूरा ओवरऑल आइडिया आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस तरीके का दिखेगा आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, so this is p side and this is n side. Now understand the question. यहाँ पे पी साइड का डोपिंग डेंसिटी दिया गया है, एन साइड की डोपिंग डेंसिटी दी गई है। चार्ज पर यूनिट एरिया इन द जंक्शन एरिया इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड। तो हमको ये पता करना है कि जो पी साइड है आपके पास, यहाँ पे आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज, ये कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा कैसे। इन जनरल हम जब इस एरिया में चार्ज की बात करें तो ये आपके पास हम ये जानते हैं ऑन पी साइड डिप्लीशन रीजन ये मैंने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब है पी साइड के डिप्लीशन रीजन में अगर आप चार्ज की डेंसिटी को देखें, चार्ज की जो डेंसिटी है अगर आप उसको देखें तो आपको ये पता है चार्ज मतलब क्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या, आपके पास जो एक्सेप्टर एटम्स है उसका कंसंट्रेशन, जो कि आपके पास एक नेगेटिव एटम्स। तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट हियर। इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको क्या पूछा है, ये पूछा है चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको आपको कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है
आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कौन सा लेंथ होगा, ये आपका डिप्लीशन लेयर का डेप्थ जो है वो यहाँ पे माइनस एक्स पी नॉट है, ये 0 है, ये एक्स एन नॉट है। आप इस डिस्टेंस को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें जो चार्ज है दैट विल बी कंसिडर्ड। तो बस हम यहाँ पे ऑन पी साइड फिर से लिखते हैं। ऑन पी साइड वी कैन हैव, ऑन पी साइड डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन अगर हम लिखें, और यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये फाइंड आउट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले में हल्का सा चेंज, दैट इज क्यू। नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली, यहाँ पे Na माइनस आप लिख सकते हैं, और ये आपके पास एक्सपी नॉट को आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, दिस डिस्टेंस। देन यू कैन गेट द व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है और नानो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो वी कैन पुट द मैग्नीट्यूड, आपको फाइंड आउट करना है। और यूनिट जो है जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू लिखना है। ये आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वी कैन हैव दिस वन इज इन कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये सारे वैल्यूज दिए हुए है कि नहीं क्वेश्चन। सो ये इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टर एटम की डोपिंग कंसंट्रेशन दी गई है, वेरी हैप्पी। आपको क्यू की वैल्यू दी गई है, दैट विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन आपको एक्स पी नॉट ये नहीं दिया गया है भाई। अगर ये नहीं दिया गया तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट फर्स्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एक्स पी नॉट इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस इज ब्लू इनटू आपके पास हो जाएगा एन डी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेनिट्रेशन डेप्थ, कितना पेनिट्रेट किया गया है डिप्लीशन रीजन का पी साइड की तरफ, 0 से पी साइड की तरफ, उसके लिए ये फॉर्मूला। अब हमारे पास W ये नहीं है, ये है ND है, Na है, ये सारा कुछ है, लेकिन W डेट इज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज अगेन नॉट गिवन। तो इसको लिए आपको फिर से एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज रूट ओवर दिस इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय Q, 1 अपन Na प्लस 1 अपन Nd। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे सारा कुछ देखिए कि परमिटिविटी क्वेश्चन में दी गई है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई ये नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द बिल्ट इन पोटेंशियल, और बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है केटी अपन क्यू, एंड दिस इज नेचुरल लॉग, उसके बाद एन डी और एन ए, और यहाँ पे एन आई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला डेट वी हैव टू यूज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे केटी अपन क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एनडी एनए की वैल्यू गिवन है, और एनआई की वैल्यू भी गिवन है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव टू डू एंड फाइंड आउट द वैल्यू। दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज and find out the magnitude, and this is the third equation that we have to use and find out the magnitude. And at last, after getting the value of sum x p naught, we can put these values in this particular formula to get out the final answer. चार फॉर्मूलेस का यूज है यहाँ पे, और ओवरऑल 4 फॉर्मूले यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके इन फॉर्मूलेस को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमको ये पता है कि हमको केटी अपन क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज केटी अपन क्यू 26 मिलीवोल्ट। तो मैंने सबसे पहले इसी फॉर्मूले को यूज करने की बात कही। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज 26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, एंड देन वी कैन पुट ln। एनडी और Na आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10 टू द पावर 17 एंड 10 टू द पावर 16। सो वी कैन पुट दिस इज 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16, और Ni की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज इक्वल टू ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। सो वी पुट दिस वैल्यू, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पुटअप करना है। देन वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पार्ट। कैलकुलेटर यूज करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे।
और मुझे भी बताएंगे। यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.757 वोल्ट। सो वी कैन पुट दिस इज 0.757 एंड द यूनिट इज वोल्ट। राइट नाउ विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन हमको फाइंड आउट करना है, और आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ। सो द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन दैट इज W इज इक्वल टू, दिस इज विथ रूट, सो हम यहाँ पे रूट यूज कर लेते हैं। दिस इज रूट ओवर, ओके, दिस इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्यू आप लिख रहे हैं, ये एप्सिलॉन जो है वो आपकी परमिटिविटी है, जिस मीडियम में भी आपका ये डायोड बना हुआ है। तो ये सिलिकॉन के मीडियम में बना हुआ है, तो आपको सिलिकॉन की परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1/Na प्लस 1/Nd, and next we have the built-in potential, right? So we can put the values, ये आपके पास रूट हो जाएगा, and we can put this is twice of epsilon, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻14 ये भी दिया गया है, और यहाँ पे सिलिकॉन का 12 भी दिया गया है। यूज दिस बोथ, so this is 12 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। और दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, 1/10⁻16 प्लस 1/10⁻17, ठीक। ये सारे वैल्यूज को मैंने पुट अप कर दिए हैं, और ये रूट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वीबीआई। वीबीआई की वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाला 0.757 वोल्ट, तो वी कैन पुट दिस इज 0.757 वोल्ट। After putting all these values, we can use your calculator and calculate the answer. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट। एक चीज और जो यहाँ मुझे कंसिडर करना है, एक्चुअली में यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻14 फैरेड पर मीटर दिया गया है, और हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻14 ओरिजिनल में फैरेड पर सेंटीमीटर होता है। हो सकता है यहाँ पे गलती दी गई हो, लेकिन हमको इसी वैल्यू को यूज तो करना पड़ेगा। तो अगर हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं और हमारा सारा कंसंट्रेशन सेंटीमीटर में है, तो हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी चेंज बाय यूजिंग, ये जो है ये 10⁻14 जो है वो -10⁻16 हो जाएगा, अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू पुट अप हो गया। अब आप इसके कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए, और आपका आंसर आएगा 3.325 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। 3.325 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है। अगला है आपके पास W की वैल्यू की यूज करके XP नॉट फाइंड आउट करना। तो वी कैन फाइंड आउट द XP नॉट, एक और पेज में लेता हूँ, एंड लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XP नॉट। XP नॉट इज इक्वल टू W इंटू आपके पास होगा यहाँ पे ND डिवाइडेड बाय दिस इज NA प्लस ND, ठीक है। और Na और Nd की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट अप कर देंगे, दैट इज 3.325 इंटू 10⁻⁻6, 325 इंटू 10⁻⁻6, और Nd की वैल्यू आपको पहले पुट अप करना है। तो दिस Nd इज इक्वल टू 10⁻16, ये दिया गया है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। 10⁻16 डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट दिस इज 10⁻16 प्लस 10⁻17। So after solving this one, we can find out the answer, which is equal to W की value. We have this is 3.023 into 10 to the power of -7. So we can write this is 3.023 into 10 to the power of -7, और यूनिट है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज करके आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू भी निकल गया, तो बस जस्ट आपका एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज फाइनल आंसर, that is charge per unit area on p side. So we can write this is charge per unit area
unit area on P side is equal to, दिस इज इक्वल टू आपके पास Q होगा, Na होगा, और ये आपका चार्ज डेंसिटी हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ xp नॉट। तो Q की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और Na की वैल्यू आपके पास 10 टू द पावर 17 है, और xp नॉट यहाँ से यूज कर लीजिए, दैट इज 3.023 into 10 to the power of -7 centimeter. So after putting all this, we have to find out the answer in nanocoulomb per centimeter square. So this is 4.89 nanocoulomb per centimeter square. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.89 nanocoulomb centimeter square. This is the correct answer. तो ये वैल्यू आपको पूछा गया है. So in this way we can solve the question. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि चार फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज है, और चारों फॉर्मूलाज का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को हल्का सा भी हिला नहीं पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी नाइस वन. नाउ हम लोग कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे पीएन जंक्शन का हमारे पास किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक और है. अब इसमें क्या है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जंक्शन में जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, इन सब के बारे में एनालिसिस किया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू. अब आप देखिए कि आपके पास एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहा है, दैट इज पीएन जंक्शन अंडर बायसिंग. इसमें आपके पास इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ये टॉपिक रह सकता है. डायोड करंट इक्वेशन का टॉपिक रहेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट का टॉपिक रहेगा, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी का टॉपिक रहेगा. इसका मतलब है कि जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस, अंडर बायसिंग मतलब यहाँ पे दो प्रकार का बायसिंग हो सकता है. एक आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, और एक आपके पास यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो जाएगा. जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो आप पी रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एन रीजन में भेजेंगे, दैट इज इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और जब आप रिवर्स बायस करेंगे, आप वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि पी और एन रीजन में है, उनको आप बाहर निकालोगे. आई विल शो यू व्हाट इज द कंडीशन. तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं और बात को समझते हैं, और फर्मी लेवल पे भी हम लोग वर्क करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे गए, और ये सब चीजें तो हम लोगों ने कर रखा है. सो लेट्स टेक द न्यू स्लाइड. इस न्यू स्लाइड में जस्ट ड्रॉ कि हमने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया है या फिर रिवर्स बायस किया. मतलब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया रहे कि अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाहर आ गए. और जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाहर आ गए, तो हमारे पास जंक्शन ऐसा बना हुआ था, जो कि आपके इस मेटलर्जिकल जंक्शन में आपके पास इन दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे. लेकिन ये जो आपके पास ये वाला एरिया है, यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स था ना तो कोई होल्स था, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन है. डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है. ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा. वी हैव, बट दैट इज वेरी नेग्लिजिबल. तो आपने जब यहाँ पे पी साइड, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड, और ये आपका डिप्लीशन रीजन है. वी हैव नेगेटिव आयंस हियर, हियर वी हैव द पॉजिटिव आयंस. यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस होगा, यहाँ पे नेगेटिव विथ होल, नेगेटिव विथ होल. दिस इज द कंडीशन. ये आपके पास कुछ इस तरीके का कहानी होगा. यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विथ इलेक्ट्रॉन. ये आपकी कहानी कुछ इस तरीके की होगी. ठीक है, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और एक फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल लगाते हैं, तो ये जो जंक्शन एरिया है, यहाँ पे वापस से वी हैव क्रिएटेड, वी हैव सप्लाइड होल्ड, और यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है. आइडियली आपके पास कोई डिप्लीशन रीजन यहाँ पे होता ही नहीं. तब जब लेकिन फॉरवर्ड बायस करेंगे तब. अगर आप फॉरवर्ड बायस नहीं करते हैं, तो ये देखिए ये पहले जैसा कंडीशन आ गया. अगर पहले जैसा कंडीशन आ गया, तो पहले जो चीजें हो रही थी वही होगी. यहाँ पे होस्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस करने पे हुआ. सर पहले जैसा कंडीशन कब आया, तो आप बोल सकते हैं कि जब आपने फॉरवर्ड बायस किया तब आया.
आप अगर रिवर्स बायस करेंगे तो पहले जैसा कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर ये फॉरवर्ड बायस क्या कहलाता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यह आपका नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। ठीक है? ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग, दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपने फॉरवर्ड बायस किया, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे फिर से पहले जैसी कंडीशन आ गई कि एक तरफ होल्स ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे होल्स का डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन। यहाँ पे होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सर यही हुआ था। हाँ भाई, पहले भी यही हुआ था। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसका डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सेमी कंडक्टर को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है? जो भी चार्ज कैरियर्स इस पर्टिकुलर जंक्शन को क्रॉस करेगा, वही आपका करंट का रीजन बनेगा। द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज द रीजन ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, जंक्शन खत्म हो गया, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन भी खत्म हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलिए उसको समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ होगा, फिर हम रिवर्स बायस का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आपके पास EFN एंड EFP आर द एनर्जीज ऑफ द फर्मी लेवल्स ऑन द p साइड एंड n साइड ऑफ ए pn junction respectively. They will vary with the applied bias as follows. ठीक है? तो ये फर्मी लेवल का क्वेश्चन है, और फर्मी लेवल पे पहले भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं हमारे सेकंड वीडियोस में, आई थिंक। जो पार्ट 2 है रिवीजन का जो हमारा चल रहा है, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंसेप्ट को डील किया है कि फर्मी लेवल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो जब भी आप फर्मी लेवल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्मी लेवल है वो पीएन जंक्शन पे है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो पीएन जंक्शन के फर्मी लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको आइडिया लगेगा कि पीएन जंक्शन का फर्मी लेवल का कंसेप्ट क्या है और उसको हमको किस तरीके से समझना है। देखिए, अगर आपका डायोड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आपके डायोड में करंट फ्लो हो रहा है। डायोड अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल पोटेंशियल दैट हैज बीन अप्लाइड। तो इन दैट कंडीशन आपके पास फर्मी लेवल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है तब जाके फर्मी लेवल में बेंडिंग आती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फर्मी लेवल में कोई बेंडिंग नहीं है। ठीक है? और एक तरफ आपके पास पी रीजन है और एक तरफ आपके पास एन रीजन है। मान लीजिए ये छोटा-सा मैंने डिप्लीशन रीजन बना दिया और आपके पास इस तरफ पी रीजन है एंड दिस इज एन रीजन। ठीक है? ये फर्मी लेवल है। तो ये आपका फर्मी लेवल है पी साइड का। ठीक है? और ये आपका फर्मी लेवल है एन साइड का। हमको ये पता है कि अगर हम एन साइड में बात कर रहे हैं, तो ये जो फर्मी लेवल है इसके नियर अबाउट एन साइड में ईसी का वैल्यू होगा। ये ईसी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और इसके कहीं दूर ईवी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका पोजीशन है ईसी का और ये आपका पोजीशन है ईवी का, राइट? ये कंडीशन है। अब हम पी साइड की बात करें तो पी साइड में आपका, क्योंकि पी साइड है तो यहाँ पे ईवी यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और ईसी थोड़ा-सा दूर यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका कंडीशन है इक्विलिब्रियम जब डायोड में आप रखे हुए हैं। जब देखिए आपके पास यहाँ पे सब कुछ बन गया है, तो इसको फ्री हैंड से जॉइन कर दीजिए। ये आपका फिर से दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी। तो आप फ्री हैंड से इसको भी जॉइन कर दीजिए। एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम। डायग्राम, ये एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी है और एक्स एक्सिस जो है वो आपका, जो आपने डायोड यूज किया उसका लेंथ है। जैसे कि यहाँ पी साइड है, ये एन साइड है, तो उसका लेंथ है। सो दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन सेंटीमीटर, ये आपके पास एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इज नथिंग बट योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहलाता है एनर्जी बैंड डायग्राम।
तो ये जो पार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो एरिया है ये कंडक्शन बैंड का है, ये वाला। और ये जो एरिया है ये आपका वैलेंस बैंड का है। और इनके बीच में आपके पास एनर्जी गैप है, जो कि ईसी और ईवी के बीच में है। ये आपका एनर्जी गैप है। इसी एनर्जी गैप में आपका फर्मी लेवल एन साइड का लाई करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप है ये आपका एनर्जी गैप है, ईसी और ईवी के बीच में। दिस इज एनर्जी गैप, और इसी के एनर्जी गैप में आपका फर्मी लेवल ईएफपी लाई कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी, क्योंकि वाई एक्सिस एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी पोजेस करना पड़ेगा, या इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ पे जंप कर पाएगा या फिर जा पाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन भाई साहब के पास उतनी एनर्जी नहीं है। कितनी एनर्जी सर? जितना इन दोनों के बीच में गैप है, इतनी एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ये गैप जो है वो पोटेंशियल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज क्यू इनटू वी। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको एनर्जी देता है। अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जंक्शन में जो पोटेंशियल है वो आपका वीबीआई है। अब इस वीबीआई को अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा वो एनर्जी जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पोजेस नहीं करता या फिर रखता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आ सके, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लटकते हैं। जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो ये जो एनर्जी गैप है ये रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली पी साइड से एन साइड में आ जाता है, एन साइड से पी साइड में आ जाता है। जैसे कि आपके पास इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के थ्रू एन साइड से पी साइड में आ गया है और आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल को लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया। ये आपका डिवाइस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम जाते हैं और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आपका फर्स्ट है ईएफएन और ईएफपी विथ नो बायस कंडीशन अप्लाइड। ये दोनों सेम जगह पे है या फिर सेम इसका पोजीशन है या फिर सेम लेवल पे है, क्योंकि ये इक्वल टू साइन दिया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ईएफपी है और ये ईएफएन है, ये सेम जगह पे। देयर इज नो चेंज इन इट्स एनर्जी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि फर्मी लेवल अगर सेम लेवल हो, तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता। वैसे भी डायोड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम अगर करंट की बात करें तो देयर इज नो करंट, द नेट करंट विल बी इक्वल टू 0। ये किस लिए हुआ? यहाँ डिफ्यूजन हुआ सर, फिर भी नेट करंट क्यों 0 है? क्योंकि अगर डिफ्यूजन हो रहा है, आपका ड्रिफ्ट भी हो रहा है। तो अगर आप डिफ्यूजन को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया है कि ड्रिफ्ट भी हो रहा है, और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जहां पे भी नेट करंट की वैल्यू 0 है, वहां पे आपका फर्मी लेवल सेम पोजीशन पे होगा। तो इसका मतलब है आपका फर्स्ट ये जो पॉइंट है ये करेक्ट है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि पीएन जंक्शन पे दिया गया है। तो अगर हम इसको क्लियर कर लें और ये बोले कि आपका फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, तो इसको आप अपने पास रखिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ईएफएन इंक्रीजेस एंड ईएफपी डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस। तो हमने जो एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हमको फॉरवर्ड बायस पे भी ड्रॉ करना है। जब हम फॉरवर्ड बायस पे एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो किस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल लगता है और किस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगती है। ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे डायोड के फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि सपोज दिस इज द डायोड और इनके बीच में वी हैव, सपोज दिस इज आपके पास, ये है आपके पास पी साइड एंड दिस इज एन साइड। पी साइड में वी आर अटैचिंग, ठीक है, एकदम सिंपल वे, एक ट्रिकी वे बताता हूँ। आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया। जिस तरफ भी आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, जैसे ये कि पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, इसकी जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो इसकी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इसमें पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है और आपने जो वोल्टेज लगाया वो पॉजिटिव है, ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो हम इसको मानते हैं कि द एनर्जी इज डिक्रीज्ड है ना? ये ट्रिक है। सिमिलरली अगर हम एन साइड की बात करें, तो एन साइड की एनर्जी की हम बात करें कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का क्या होगा? एन साइड में आप देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड आउट करें, तो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने नेगेटिव और ये वोल्टेज की वैल्यू आपने नेगेटिव लगाई, तो ओवरऑल आपके पास वोल्टेज की वैल्यू Q इंटू V आएगी, जो कि एक पॉजिटिव वोल्टेज है। सो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज हायर देन पी साइड। पी साइड की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एन साइड की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी वजह से जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी लेवल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई एन साइड में, फर्मी लेवल ऑफ एन साइड ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, मूव्स अप, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। सिमिलरली हम यहाँ पे देखें, तो आपका ये नेक्स्ट इज फर्मी लेवल ऑफ पी साइड, फर्मी लेवल ऑफ पी साइड, इसकी जो वैल्यू है पी साइड, ये मूव्स डाउन हो जाएगा। ये कैसा होगा? ये क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो नीचे बनाया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे मूव्स डाउन, मूव्स डाउन। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका फर्मी एनर्जी लेवल पी साइड का ये नीचे होगा और फर्मी एनर्जी लेवल एन साइड का ये ऊपर होगा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। सो इसके पीछे रीजन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, तो EFN इंक्रीजेस एंड EFP डिक्रीजेस विथ फॉरवर्ड बायस। ये देखिए EFN की वैल्यू ऊपर चली गई, EFP की वैल्यू नीचे आ गई, तो EFN इंक्रीजेस, EFP डिक्रीजेस विथ फॉरवर्ड बायस। तो ये आपका सही है और ये भी सही है। थर्ड हम लोग बात करें कि EFN डिक्रीजेस एंड EFP इंक्रीजेस विथ रिवर्स बायस, तो जो आपके पास फॉरवर्ड बायस में हो रहा है उसका उल्टा रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि जब आप रिवर्स बायस करेंगे, तो आपका जो डायोड है उस डायोड में पी साइड को, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको रिवर्स बायस करते हैं, सपोज वी आर डूइंग रिवर्स बायस, ये हम लोगों ने इसको रिवर्स बायस किया, तो रिवर्स बायस में क्या कंडीशन आएगा? रिवर्स बायस मतलब आपने एक डायोड सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास वी आर हैविंग सेम वही रीजन, ये आपके पास पी साइड है, ये एन साइड है, लेकिन अब आपने पोटेंशियल कैसा लगाया? यहाँ पे पी साइड में आपने एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाया और ये आपके पास पॉजिटिव है, और आपने ऐसा लगा के रिवर्स बायस कर दिया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी आर है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन होगा ऑन पी साइड, अगर पी साइड में कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव और आपका पी साइड में जो वोल्टेज लगा है नेगेटिव, जो कि क्यू बी आ जाएगा, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई। पॉजिटिव साइन को देख के मैंने लिखा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होगा। देखिए आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पे, और ये जो दिया गया है ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो चीजें हुई है, रिवर्स बायस में उसका ऑपोजिट रिएक्शन ही होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज हो जाता है। अगर फॉरवर्ड बायस में EFN इंक्रीज हुआ है तो रिवर्स बायस में EFN की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही। अगर फॉरवर्ड बायस में EFP डिक्रीज हुआ है तो रिवर्स बायस में EFP इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ये इसको भी टिक कर दिया। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में फॉरवर्ड बायस का है, तो अगर फोर्थ ऑप्शन फॉरवर्ड बायस का और फॉरवर्ड बायस में EFN इंक्रीज होता है, यहाँ पे EFP डिक्रीज दिया है, इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया। अगर फिफ्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे EFN का है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में EFN डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज दिया है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये तरीका है आपका फर्मी लेवल का आइडिया लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, और ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का है। यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ होल्स दिया गया है 1 ओम
सेंटीमीटर इनवर्स और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। Ln and LP की वैल्यू 0.15 सेंटीमीटर दिया गया है। द रेशियो ऑफ होल डिफ्यूजन करंट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट क्रॉसिंग ए जंक्शन इन पीएन डायोड इज। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कॉपी है आप रिवाइज कीजिए, डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन निकालिए, वैल्यूज पुट अप कीजिए और रेशियो बताइए कि होल डिफ्यूजन करंट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट का रेशियो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में आपको मिलता हूँ और बहुत सारी और भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये देखिए बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है जो कि डायोड के कांसेप्ट पे, ये लास्ट कांसेप्ट है। डिप्लीशन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन रिवर्स बायस, इस पे भी हम क्वेश्चन डील करेंगे। तब जाके आपका ये जो डायोड का पोर्शन है ये कंप्लीटली रिवाइज होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? सो लेट्स होप कि आप आगे के सेशन ज़रूर से अटेंड करेंगे और पीएन जंक्शन के डायोड के पूरे कांसेप्ट को रिवाइज करेंगे मेरे साथ। ठीक है? टिल देन मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पास जो कोर्स है, अनअकैडमी की तरफ से जो ऑफर किया जा रहा है, उसमें ना डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा दिया जा रहा है। आप इसको ना अवेल कर लीजिए अगर अगर आपने गेट का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है और कोई कोर्स अभी आपने नहीं लिया है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनअकैडमी के वो स्टूडेंट हैं, जो कि लास्ट ईयर एआईआर 1 लेके आए थे 7 रैंकर से। अब देखिए यहाँ पे जो गेट एश्योर है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। अगर आप अनफॉर्चुनेटली ग्रे गेट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। 600 आवर्स आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो ऑब्वियस है कि आप देखोगे ही और टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में। तब जाके फिर भी अगर आपका क्रैक नहीं होता है, तब आपको कोर्स देना पड़ेगा। हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो आपका गेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है? फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलता है, तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी तक का सबसे कम अमाउंट में आपको गेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 50% ऑफ में। ठीक है? ये 30th सितंबर तक ही वैलिड है। उससे पहले आप अगर कोर्स ले लेते हैं, तो आपको 5999 में मिल जाएगा, मतलब ₹6000 अप्रॉक्स। तो गेट का सब्सक्रिप्शन 2025 का 4 मंथ का आपको 5999 पड़ रहा है और गेट 2026 का 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 14999 पड़ रहा है। यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा और कोड है आपके पास SDSIR 10। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट को बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में सारे फैकल्टी का गाइडेंस भी ले सकते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास ये क्रैश कोर्स है, जो कि गेट के लिए और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप इसको जॉइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स, आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेते हैं, तो आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा वो सारे बुक्स जो कि इम्पोर्टेंट है गेट के प्रिपरेशन के लिए। इसकी हार्ड कॉपी, मतलब पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा। इसमें वो सारे बुक्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, सभी बुक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये भी होम डिलीवर्ड किया जाएगा विथिन 15 डेज ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। आप फॉलो करते रहिए गेट का ये जो मैं रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया हूँ ईडीसी का। उसके बाद हम एनालॉग का भी देखेंगे, कम्युनिकेशन का भी देखेंगे। लेकिन इसको फॉलो कीजिए, जो भी आपको आपने नोटिस किया है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके? थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। लेट्स क्रैक इट।